Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. बच्चों, हमने मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया था. जी हाँ, हमने मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म कर दिया था. हम चैप्टर नंबर 3 पे थे. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 शुरुआत की थी. हमने बात की थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी फॉर योर करिकुलम्स, फॉर योर एकेडमिक्स एंड फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल. मैं चाहती हूँ कि आप इसमें एक भी कॉन्सेप्ट्स ना छोड़े, आप ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए. लिख के बताएंगे. बच्चों, मेमोरेंडम हमने सेक्शन 4 स्टार्ट किया था. लास्ट लेक्चर में हमने नेम क्लॉज के बारे में बात किया था. लिमिटेड कौन से कंपनी में होता है, लिमिटेड कौन से कंपनी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड कौन से कंपनी में होता है. हमने देखा था कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है. हमने देखा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होना चाहिए मेमोरेंडम में. हमने देखा था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंपनी का रियल कारण क्या है, कंपनी को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है. हमने ये देखा था. हमने लायबिलिटी के बारे में बात किया था बच्चों. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके लायबिलिटीज़ के बारे में हमने बात किया था बच्चों. हमने देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या होगा. बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा यहाँ से. In the case of a company having a share capital. लास्ट लेक्चर में हमने इसके पहले तक का वाइंड अप कर लिया था. अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले जाके वो लेक्चर देखेंगे. कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, माय डियर व्यूअर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे. इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का बच्चों शेयर कैपिटल है तो उस केस में क्या होगा. देखिए, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड. अगर कंपनी रजिस्टर हो रही है तो कंपनी के एमओए में अगर कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रहा है, तो कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में भी बात होगा. यानी कंपनी कितने शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो इश्यूड कैपिटल है, वो सब्सक्राइब कैपिटल है, वो क्या है, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा. ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कंपनी अपने लाइफ टाइम तक कितना शेयर्स इशू कर सकती है, कितना कैपिटल रेस कर सकती है. एंड द डिविजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स. फिक्स्ड अमाउंट, प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मेमोरेंडम को जो सब्सक्राइब करता है यानी कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उससे हम उन लोगों को हम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम भी कहते हैं. मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है. ये तीनों कंपनी के सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है. यानी ये कंपनी के एकदम फर्स्ट शेयर होल्डर्स है. तो इनके नाम के सामने मेमोरेंडम में लिखा जाएगा कि इनके पास शेयर्स कितने हैं. मान लीजिए 100 शेयर्स हैं, मान लीजिए 1000 शेयर्स है, मान लीजिए वापस 100 शेयर्स है. ऐसे उनके नाम के सामने लिखा होता है कि इनके पास कितने शेयर्स है. वो शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होगी, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये हम बहुत अच्छे से, माइंड यू, ये हम बहुत अच्छे से अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं. आगे बढ़ेंगे बच्चों. द नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा, अग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर. ये जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है यानी फर्स्ट शेयर होल्डर्स, इनिशियल शेयर होल्डर्स जो है, इनके पास कम से कम 1 शेयर तो होना ही चाहिए. ये जी हाँ बच्चों, द नंबर ऑफ शेयर्स each subscribers to memorandum intends to take is indicated opposite to his name. उनके नाम के ऑपोजिट जितने शेयर्स वो खरीद रहे हैं, जितने शेयर्स वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो उनका नंबर वहाँ लिखा होता है. इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, हम ओपीसी क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे मेंबर डायरेक्टर सिर्फ एक ही होता है. द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं. नॉमिनी के बारे में हमने पढ़ा था.
ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। 1% कंपनी यानी वो कंपनी जिसको शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ओनली 1% इज़ नीडेड। लेकिन वो 1% जब वो इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति जब वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, उनको एक और एक व्यक्ति का नॉमिनेशन एज अ नॉमिनी उनका नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति को फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो कंपनी को आगे कौन संभालेगा। जी हाँ, ये भी हमने पढ़ा था बच्चों। आगे बढ़ेंगे। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट। बच्चों, नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम यानी कंपनी का जो नाम रखा है, कंपनी का जो नाम रख रहे हैं वो नाम के बारे में कुछ बता रहे। देखो नाम कैसा होना चाहिए। देखिए, द बी शैल नॉट, कंपनी का जो नाम रख रहे हैं शैल नॉट बी आइडेंटिकल विथ or resemble too nearly to the name of an existing company registered under this act or in the previous company law। बच्चों, आज मैं कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, अगर आज मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे एक कंपनी का नाम रखना है टाटा, मान लीजिए मुझे ये कंपनी का नाम रखना है रिलायंस। क्या मैं ये कंपनी का नाम टाटा और रिलायंस रख सकती हूँ? जी नहीं, नहीं रख सकती मैं ये नाम, क्योंकि ये नाम ऑलरेडी किसी कंपनी का है। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब है कि ये जो नाम आप रखने वाले हो अपनी कंपनी का, अपने कंपनी का ये जो आप नाम रखने वाले हो वो किसी और कंपनी जो ऑलरेडी बन चुकी है उसके साथ आइडेंटिकल या रिसेम्बलेंस उसका नहीं होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। बी सच दैट its use by the company will constitute an offense under any law for the time being on force। नाम में आप कुछ कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जो किसी भी कानूनी तौर पे किसी भी कानून के अंदर एक ऑफेंस होगा, एक गलत बात होगी। जी हाँ, इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो नाम आपने कंपनी के लिए सोचा है वो अनडिजायरेबल है, वो नाम सही नहीं है, वो नाम सही नहीं है। आपको नाम, आप जो भी कंपनी का नाम रख रहे हो उसके ऊपर आपको बहुत सोच विचार करके एक नाम सिलेक्ट करना है बच्चों। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विथ अ नेम विच कंटेन्स, एक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी उस नाम के साथ अगर any word or expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or have the patronage, has a support of central government, any state government or any local authority, body, corporation, body constituted by the central government or any state government or under any law for the time being in force। मेरे नाम में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं हो सकता, मेरे नाम में यानी मेरे कंपनी के जो मैंने नाम सिलेक्ट किया है, जो सोचा है, उस कंपनी का नाम में कोई ऐसा इंडिकेशन मैं नहीं दे सकती जो बताएगा, जो लोगों को वहम क्रिएट करेगा कि भाई ये कंपनी तो गवर्नमेंट की है, ये कंपनी तो गवर्नमेंट के साथ ही है। मैं ABCGOV यानी गवर्नमेंट हम सब जानते हैं, ABCGOV प्राइवेट लिमिटेड नाम नहीं रख सकती। GOV अगर मैं इंडिकेशन देती तो ऑफकोर्स सबको लगेगा कि GOV मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी है, या ऐसा कोई शब्दों का मैं प्रयोग करती हूँ जिससे पता चलता है कि मेरे कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, या मेरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, या मेरी कंपनी गवर्नमेंट है। ऐसा कोई भी नाम आपकी कंपनी नहीं रख सकती। सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अनलेस the previous approval of central government has been obtained for such use of such word or expression। आपको central government का permission लगेगा। A person may take an application in such form, may make an application in such form and manner and accompanied by fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of name to set out in the application। आपने जो application में कंपनी का नाम सजेस्ट किया है, मेमोरेंडम फाइल करते समय आपने जो कंपनी का नाम सजेस्ट किया है उसका रिजर्वेशन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, किसे? रजिस्ट्रार को। आप बोलोगे मैडम रिजर्वेशन ऑफ नेम मतलब क्या? बच्चों, सिर्फ आप ही नहीं है जो ROC में कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
इमेजिन कीजिए और कितने ऐसे लोग होंगे जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इसीलिए अगर आपको ये नाम, और हो सकता है उनको जो नाम रखना है और आपको जो नाम रखना है वो सेम हो। अगर ऐसा है बच्चों, तो वैसे भी आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी, सो दैट आपको जो नाम आपने सोचा है वो कंपनी ROC थोड़े टाइम के लिए रिजर्व रखे। द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, द नेम टू विच द कंपनी प्रपोजेस टू चेंज। अगर कंपनी कोई नया नाम, अपना खुद का एग्जिस्टिंग नेम चेंज भी कर रहा है तो उसके लिए भी आपको फीस भर के वो नाम रिजर्व करना पड़ेगा। अपॉन द रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, द रजिस्ट्रार में ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, रिजर्व द नेम। अंडरस्टैंड? Reserve the name for the period of 60 days. Reserve the name for the period of 60 days from the date of application. जिस दिन आपने अप्लाई किया है ये नाम के लिए आपने अप्लाई किया है और फीस भरा है, तो 60 डेज तक ROC आपका नेम रिजर्व करेगा। अगर 60 डेज तक आपने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, आपका एप्लीकेशन और आगे नहीं बढ़ा है, तो उसके बाद अगर ये किसी और कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया है और यही नाम उन्होंने रखा है, तो आपके पास ये जो नेम रिजर्व था आफ्टर 60 डेज उनके पास चला जाएगा। वेयर आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम it is found that the name was applied by furnishing wrong or incorrect information। अगर नाम हासिल किया गया है, कंपनी का जो भी नाम आपको रखना है वो अगर आपने हासिल किया है झूठ बोल के, फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, नाम रिजर्व किया है बट अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इनकॉर्पोरेशन के पहले ही पता चल गया कि झूठ बोला गया था, द रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड। जो नाम ROC ने रिजर्व करके रखा था वो नाम ROC कैंसिल करेगा, एंड द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़। झूठ बोल के अगर नाम रिजर्व किया गया था तो आपको पेनल्टी 1 लाख तक की भरनी पड़ेगी। अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है बच्चों, तो इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो इफ़ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बन गई है, झूठ ही बोला गया था लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है, द रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला, यानी आके वो अपनी दलील पेश कर सकते हैं। फर्स्ट, ईदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, या तो वो बोलेंगे कि भैया आप नाम चेंज करो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपके कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए, बाय आफ्टर पासिंग इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है बच्चों और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, इसका डिटेल में हम जब मीटिंग्स पढ़ेंगे तब डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे अपन। सेकंड, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है ये करना, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं अगर वो लोग ने झूठ बोल के कुछ हासिल किया है, तो नाम मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्टली ROC बोलता है नहीं भैया आप अपना कंपनी वाइंड अप कर दो, आप अपना कंपनी बंद कर दो। बच्चों बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम के बारे में, बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम के बारे में। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। जो मेमोरेंडम है, किसी भी कंपनी का एक मेमोरेंडम है वो एक रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में होना चाहिए, specified in table A, B, C, D, E of Schedule 1। Companies Act में Schedule 1 में टेबल A, B, C, D, E दिया है जो कि आपको मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, एक कंपनी का मेमोरेंडम कैसे होना चाहिए वो बताएंगे। एज मे बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, आपको सिलेक्ट करना है A, B, C, D या E में से आपके मेमोरेंडम जो है, आपके कंपनी का मेमोरेंडम वो इसके हिसाब से, इसके आउटलाइन के हिसाब से होना चाहिए। एनी प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, कोई भी प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन दिए हैं आपके मेमोरेंडम में या आपके आर्टिकल्स में, in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital, purporting to give any person a right to participate in the divisible profit of the company, otherwise then
एज अ मेंबर शैल बी वॉइड। अगर ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, एनी प्रोविजन इन मेमोरेंडम, आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है, आपने एमओए या एओए में कुछ ऐसा लिखा है, जो कंपनी है ना वो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो बोल रहा है एनी पर्सन give any person a right to participate in a divisible profit of the company other than a member। अरे भैया, प्रॉफिट शेयर किसके साथ करते हैं हम प्रॉफिट शेयर किसके साथ करते हैं? जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है, जो कौन होगा? शेयर होल्डर्स होगा। अगर आपके एमओए और एओए में ऐसा कोई क्लॉज लिखा है, अगर आपने एमओए या एओए में ऐसा कोई क्लॉज लिखा है जिसमें आप डिविजिबल प्रॉफिट यानी अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हो शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और के साथ, तो वो होगा माय डियर फ्रेंड्स वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड, वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड, अनवैलिड, इनवैलिड माय डियर व्यूअर्स। ओके, नॉट वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर कर रहे हो शेयर होल्डर्स ना होने के बावजूद, तो ये इनवैलिड यानी कि वॉइड माना जाएगा। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने एमओए का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमारा आगे जो कॉन्सेप्ट था उसको 2 लेक्चर में डिवाइड करना ज़रूरी हो गया था, लेकिन आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट अस इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।